एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है, ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके
तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा। आई माँ, जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे, मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपने बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो,
आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गई। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाती हूँ। टेन टेन। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है। ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ, ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते, तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता, तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए,
मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।